दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्याख्यान में। और इस वाले पार्ट में हम आपके लिए लेके आए हैं कि आरएस के जो साक्षात्कार जो होता है उसकी आप तैयारी कैसे करें। आरएस के साक्षात्कार की तैयारी आप कैसे करें, और साक्षात्कार के दौरान जब आप साक्षात्कार देने जाते हैं तो आपसे जो बोर्ड होता है वो क्या मांगता है, व्हाट इज डिजायर्ड देयर। दूसरा ये है कि साक्षात्कार के दौरान आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। क्या आप वास्तव में उस पद के लिए, जिस पद के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्या आप वास्तव में उसके लिए सक्षम हैं या आप उसके काबिल हैं। दूसरा, आपका साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करते ही आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आप अपने आप को वहां पर एक्सपोज करेंगे। दूसरा, साक्षात्कार के दौरान आप क्या करें और क्या ना करें। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, डूओज एंड डोंट डूओज, तो उनका आप ध्यान रखें। आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, इसलिए आपके मस्तिष्क में यह चीज हमेशा सात्विक रूप से मौजूद होनी चाहिए कि आप कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपको वो ग्रैब कर लें। और फिर एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बताएंगे कि बोर्ड जो होता है, साक्षात्कार बोर्ड, वो आपसे क्या चाहता है। आखिरकार आप एक अधिकारी बनेंगे तो आपसे उनको किन किन चीजों को परखना है, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि आप भावी आरएएस बनेंगे, क्योंकि आप आरएएस साक्षात्कार देने जा रहे हैं। इसलिए तो साक्षात्कार के लिए जब आप तैयार होके जाएं तो आप अपने आप को एक आरएएस अधिकारी के रूप में आप अपना एक प्रतिमान बनाएं, जिसमें आपकी कुछ मूल विशेषताएं होनी ही चाहिए। पहला तो क्या होता है कि आपका स्वभाव ऐसा हो, आपकी प्रकृति ऐसी हो कि आप हर एक चीज से, हर एक मटेरियलिस्टिक चीज से आप तारतम्यता बिठा लें। जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी ओहदे पर हो, या सामान्य जीवन में हो, दैनिक जीवन में हो, इस दौरान आप में कोऑपरेशन, को रिलेशन और सामंजस्य जो होता है, हार्मोनिज्म, ये पावर आपके अंदर होनी चाहिए। यदि ये तीनों तत्व आप में मौजूद हैं, कोरिलेशन, कोऑपरेशन एंड हार्मोनिज्म, तो समझ लीजिए कि आप एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनने का गुण रखते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक भाषा। आपके व्यक्तित्व में यह चीज बहुत वांछित है। जब आप साक्षात्कार देने जाएं, इस दौरान आपके व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण वांछित चीज है कि आपकी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत बेहतर होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 6 फीट के हों और आप बहुत सुंदर हों। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका बॉडी लैंग्वेज, जब आप साक्षात्कार देने जाएं तो आप वास्तव में इस प्रकार से दिखने चाहिए कि आप में कहीं बनावटीपन नहीं है और आप आम जीवन में भी इसी तरीके से व्यवहार करते हैं। और भविष्य में जब आप इस पद पर पहुंचेंगे, जिस पद के लिए आप साक्षात्कार देने आए हैं, तो उसके अनुरूप ही आप अपने आप को कायम रखेंगे। यह आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जिसमें नैतिक सिद्धांत और कानूनों से आप कभी भी खिलवाड़ नहीं करेंगे। यह आपकी व्यक्तित्व में उजागर होता है। यह दूसरा वांछित व्यक्तित्व का रूप होता है जो आप में होना चाहिए। नेक्स्ट है श्रवण क्षमता और धैर्य। लिसन टू अदर्स केयरफुल्ली। एक अधिकारी के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है ये, कि वो दूसरों को बहुत सावधानी से सुनते हैं। और यदि आप दूसरे व्यक्ति को सहजता से और बहुत धैर्य से सुनते हैं, तो समझ लीजिए कि आप जो कार्य करेंगे, जिस साध्य को आप पाना चाहते हैं या जिस समस्या का निराकरण करना चाहते हैं, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। तो एक भावी आरएएस अधिकारी की ये मूलभूत 3 जरूरतें होती हैं जो उसके व्यक्तित्व में होनी ही चाहिए। अब इसके बाद में, चूंकि आपका नॉर्मली हमने व्यक्तित्व बता दिया है कि भाई 3 चीजें आप में आवश्यक रूप से होनी ही चाहिए। पहला, आप में कोऑपरेशन, कोरिलेशन एंड हार्मोनिज्म होना चाहिए। दूसरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज इस प्रकार की हो कि आप निश्चित ही एक अधिकारी के रूप में अपने आप का प्रतिमान स्थापित करें। और तीसरा, आप दूसरों को अच्छे से सुने और आप में पेशेंस हो, यह आप में जरूरी है। इसके बाद में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो साक्षात्कार कक्ष होता है, इंटरव्यू जो रूम होता है, इंटरव्यू हॉल के अंदर जब आप जाते हैं तो वहां पर जैसे ही आप बोर्ड का सामना करते हैं तो अमूमन वहां पे आपको 4 से 5 व्यक्ति जो होते हैं, आपके इंटरव्यूअर होते हैं, वो आपको दिखाई देंगे। और इन 4-5 व्यक्तियों के सामने जब आप पेश होते हैं तो सहज रूप से आप नर्वस तो होते हैं। हर इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति नर्वस होता है, लेकिन वह अपने आप को, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि वह साक्षात्कार हॉल में अपने आप को नॉर्मल बनाए रखे। ठीक है ना, वो अपने आप को सामान्य बनाए रखे, कोशिश करें। दूसरा, व्यक्तित्व में कहीं भी वह प्रवेश करने से लेकर
और बाहर आने तक बनावटीपन ना दिखाए। किसी भी जगह बोलने में, व्यवहार में, नमस्ते हाय हेलो करने में कहीं भी वह इस प्रकार से बनावटीपन ना दिखाए। यानी कि छद्म रूप कहीं भी इंसान में, उस व्यक्तित्व में नहीं होना चाहिए जो इंटरव्यू के सामने, इंटरव्यू बोर्ड के सामने इंटरव्यू देने जा रहा है। पहली बात ये उसके व्यक्तित्व में बात क्लियर है कि ये सब चीजें होनी चाहिए, और वह अगर कहीं ऐसा है तो इनसे बचे। अब आपका व्यक्तित्व कैसा हो? आपका व्यक्तित्व एक सामान्य व्यक्तित्व होना चाहिए, क्योंकि जो बोर्ड आपका इंटरव्यू लेने जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिस्ट अवश्य होता है, जो मनोविश्लेषक होता है, जो मनोविज्ञान का व्यक्ति होता है, या कोई प्रोफेसर होगा, या कोई लेक्चरर होगा, या कोई अधिकारी होगा जिसने मनोविज्ञान का अध्ययन किया है, आईएएस होगा, कोई आईपीएस होगा, यानी कि ऊंचे लेवल का अधिकारी या कोई प्रोफेसर होगा। तो आप कहीं भी किसी भी सूरत में किसी भी सवाल का जवाब देते समय, इंटरव्यू हॉल में प्रवेश करने से लेकर निकलने तक, इस प्रकार से जवाब ना दें कि उनको यह समझ में आ जाए कि वो तुरंत अपनी गिरफ्त में आपको ले लें और फिर आपको वहीं पर सवालों से घेर दें, या फिर उनको ऐसा ना लगे कि आपने जिस चीज की डिमांड की गई है उसका जवाब दिया है अथवा नहीं। इन चीजों का आप ख्याल रखें। नेक्स्ट है अंतर्वैयक्तिक संबंध। जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने इंटरव्यू दे रहे हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आप में इंटरपर्सनल रिलेशंस बहुत मजबूत होने चाहिए। यानी कि मान लीजिए आप साक्षात्कार बोर्ड के सामने हैं और आप बैठे हुए हैं, आपसे सवाल किए जा रहे हैं। पहली रिक्वायरमेंट है आप उनको ध्यान से सुने। दूसरा यह है कि आप उनके साथ मित्रवत व्यवहार कर लें। आपका इंटरव्यू शुरू होने से पहले आप उनसे मित्रवत व्यवहार कर लें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हाथ मिलाएं या दोस्ताना व्यवहार जताने लग जाएं, लेकिन ऐसा है कि आप उनकी आई कांटेक्ट कर लें, सभी से अच्छे से आई कांटेक्ट। यानी कि आप उनसे एक मित्रवत माहौल बना लें। इससे क्या होगा कि आपकी जो झिझक है, जो हेजिटेशन है, वो दूर हो जाएगा, और जो सवाल उनके द्वारा किए जाएंगे उनको आप धैर्य से सुनेंगे और फिर उनका आप सही से जवाब दे पाएंगे। यह इसमें फायदा होता है। तो इंटरपर्सनल रिलेशंस आपको बनाने आम जीवन में भी जरूरी हैं, और जब आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो यह निश्चित रूप से रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद में आता है आपकी भाषा। कई लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू देते समय बहुत ही जटिल भाषा या दुरूह भाषा का इस्तेमाल करते हैं, या फिर बुकिश लैंग्वेज बोलते हैं, किताबी भाषा। इसकी जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि जयपुर जिले के कोई 5 पर्यटन स्थलों के नाम बताइए। अगर आप बुकिश लैंग्वेज में बात करेंगे तो कहेंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर जिले में निम्न पर्यटन स्थल स्थित हैं। इसकी जरूरत कतई नहीं है। समझ लीजिए कि आपको जवाब देना ही नहीं आता है। आपको सीधे सीधे जवाब देना है कि सर जयपुर जिले में आमेर का किला, जयगढ़ का किला और मानसागर झील है या जल महल है। इस प्रकार से आपको सीधे सीधे नाम बताने हैं और नॉर्मल वे में बातचीत करनी है। दूसरा, आपकी भाषा है वह संतुलित होनी चाहिए, नपी तुली होनी चाहिए। उसमें कहीं भी नुक्ता अथवा अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल कहीं भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है भावनात्मक बुद्धि लब्धि। जब भी आप सवालों का जवाब दें तो आप इंटरव्यू बोर्ड के व्यक्तियों को ढंग से सुने। साथ ही साथ आप ईक्यू का जरूर इस्तेमाल करें, इमोशनल क्वोटिएंट। इसका मतलब होता है कि किसी दूसरे की समस्या को अपने दिल से लगाकर देखिए, दवा मिलेगी। यह सिद्धांत है। यानी कि मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या रखी जाती है, जैसे इंटरव्यू बोर्ड के किसी एक व्यक्ति ने, इंटरव्यूअर ने आपसे यह सवाल कर दिया कि मैं एक गरीब आदमी हूं और मेरी बेटी का अपहरण हो जाता है। मैंने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई है, लेकिन पुलिस सही से कार्य नहीं कर रही है। मैंने इसके लिए उच्चस्थ अधिकारियों को मेल भी कर दिए हैं, लेकिन मुझे डराया जाता है, धमकाया जाता है और भगा दिया जाता है। पुलिस स्टेशन में बार बार जाता हूं तो ये कहते हैं कि ये पागल है। ऐसी सूरत में आप क्या जवाब देंगे? आपका जवाब यह होना चाहिए, पहली बात तो, कि जिस व्यक्ति ने आपसे यह सवाल किया है, जिस व्यक्ति ने आपके सामने यह समस्या रखी है, उस समस्या को आप अपनी समस्या मान लें, और यह समस्या जब आप अपने ऊपर लगाएंगे तो आपको समाधान स्वतः ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये कह दिए कि ठीक है आपका काम हो जाएगा, आप शांति रखिए, तो यह आपका जवाब कतई सही नहीं है। यही भावनात्मक बुद्धि लब्धि है कि आप इमोशनल अटैचमेंट रखें, लेकिन बुद्धि के साथ। यानी कि दूसरे की समस्या को अपने हृदय से लगाकर देखोगे तो दवा मिलेगी। नेक्स्ट है
मस्तिष्क की उपस्थिति। जब आप साक्षात्कार बोर्ड के सामने इंटरव्यू हॉल में होते हैं तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, यानी आपका मस्तिष्क उस इंटरव्यू हॉल में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपसे इंटरव्यूअर सवाल कर रहे हैं और आपके दिमाग में चल रहा है कि यार क्या मैं आरएस बनूंगा कि नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके दिमाग में ये होता है यार मुझे डीएसपी की पोस्ट मिलेगी कि नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे यार मुझे एसडीएम की पोस्ट मिल गई तो मैं खूब पैसा कमाऊंगा, और नहीं मिली तो यार फिर मैं क्या करूंगा। या कुछ लोगों का यह भी तजुर्बा होता है, जो अनुभवी होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, कि मुझे इस बार तो मेरे मेहनत के अनुसार और मेरे अनुभवों के अनुसार एसडीओ या आरपीएस की पोस्ट मिलनी ही चाहिए। तो इस प्रकार की जो उलझुलूल महत्वाकांक्षाएं हैं, आप अपने अंदर कहीं भी ना पालें। इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें, अपने मस्तिष्क की उपस्थिति, जो वे सवाल करें उनका सटीक और सही तरीके से आप सही समय पर जवाब दें। नेक्स्ट है बिंदुगत जवाब। अब जवाब की बारी आती है कि आप जवाब कैसे देंगे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा कि पश्चिमी राजस्थान की कोई 2 समस्याएं बताइए, पश्चिमी राजस्थान की कोई 2 समस्याएं बताइए, तो आपको सिर्फ बिंदुगत इसका जवाब देना है। कि ऐसे नहीं बोलना है कि सर पश्चिमी राजस्थान में निम्न समस्याएं हैं। नो सर, पश्चिमी राजस्थान की 2 समस्याएं जो आप पूछ रहे हैं उनका जवाब ये है, तो आप जो जवाब बनता है वही देवें, इतना ना कहें। सबसे पहली समस्या तो यह है कि बहुत कम बारिश होती है, और दूसरा क्या है, पेयजल का संकट है। संकट तो है ही, वनस्पति नहीं है, अत्यधिक मरुस्थल का प्रसार हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी जो समस्याएं हैं आप उनको बिंदुगत रूप से पेश करें और संक्षिप्त शब्दों के अंदर पेश करें। नेक्स्ट है ईमानदारी से पेश आना। आपसे कोई सवाल पूछा गया, मान लीजिए आपसे ये पूछा गया कि मध्याह्न भोजन योजना के बारे में आप क्या जानते हैं। ईमानदारी से आप जवाब देंगे तो आप ये कहेंगे कि सर ये केंद्र प्रवर्तित योजना है जिसका उद्देश्य 0 से 6 से, माफ कीजिएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को या उच्च प्राथमिक स्तर तक पढ़ने वाले बालकों को आंगनबाड़ी में शिशुओं के रूप में, 5 वर्ष तक के बालकों को, और इसके बाद में विद्यालयों के अंदर मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें पौष्टिक भोजन की पूर्ण गुणवत्ता के साथ उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। और ये फला तारीख से या फला सन से 1995 से जब से शुरू हुआ, ठीक है ना। इस तरीके से आपको जवाब देना है, आपको स्टेट्स पेश नहीं करने हैं। कई लोग क्या करते हैं कि इसमें फला वर्ष के अंदर इतना मतलब मिड डे मील आवंटित किया गया, राजस्थान को इतना मिला और उसमें इतनी गुणवत्ता थी। ये चीजें अगर आप कह रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप पूरे चोर हैं। इतना आपको कहने की जरूरत नहीं है। जो जवाब आपसे मांगा जाए उसका ईमानदारी से जवाब देवें, झूठे आंकड़े पेश ना करें। एक तो ये ध्यान रखें कि अगर आपसे आंकड़े नहीं मांगे गए हैं, पहली बात तो अगर कोई स्टेट वाला क्वेश्चन होगा तो आपसे सटीक बहुत लघु उत्तर उसका होगा, और अगर किसी बड़े उत्तर के अंदर आप स्टेट पेश कर रहे हैं, जब तक आपको यह नहीं मालूम हो कि ये बिल्कुल स्टेट सही है तब तक आप गलत स्टेट पेश ना करें। नेक्स्ट है संक्षिप्त जवाब। ये मैंने आपको बताया कि आपका जो जवाब हो वो बिल्कुल एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह होना चाहिए, बिल्कुल सटीक होना चाहिए, उसमें कहीं लीपापोती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है मध्यम मार्ग का अनुकरण। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मर्टन ने कहा था कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध दर्शन है, वह यही कहता है कि जब आप दोराहे पे खड़े हो तो आप दोनों ही राहों के ऊपर संकट और समस्याओं का सामना करोगे, इसलिए एक ऐसी राह पकड़ो जिसमें मध्यम मार्ग बन जाए, मिडवे बन जाए। उस मध्य रास्ते से आपको निकलना है। आपको कई बार इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिन सवालों का जवाब आपके पास कतई नहीं होता है, और आप अंदर से इतना महसूस करते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब मैं क्या जवाब दूंगा, मेरे नंबर कटेंगे, या मेरे को इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा ये समझा जाएगा कि ये मूर्ख है, इसे ज्ञान नहीं है, या इसे कुछ भी पता नहीं है। आप ऐसा कतई ना करें। कुछ व्यावहारिक प्रश्न जो इंटरव्यू बोर्ड आपसे पूछता है, उन प्रश्नों के जवाब देते समय आप मध्यम मार्ग को अपनाएं। जैसे ये मध्यम मार्ग वाले क्वेश्चन आंसर उस जगह होते हैं जब आपसे कोई केस स्टडी का सवाल कर लिया जाता है। जैसे आपको पता चले कि आप एक एसडीएम हैं किसी उपखंड स्तर पर, और रात को 2 बजे आपके पास फोन आता है कि कहीं पर बहुत बड़ा बलवा हो गया है, आगजनी भी हो गई है साथ में, और चारों तरफ गांव के किसी स्थान पर जहां बलवा हुआ है, चारों तरफ जो
गुंडे लोग हैं, जो गुंडाई करने वाले लोग हैं, बदमाश लोग हैं, उन्होंने अपनी गैंग को तैयार कर रखा है और आप वहां प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे, उन लोगों को कैसे बचा पाएंगे, ये एक राजनीति से प्रेरित हमला है, इस तरीके की बातें लेकर के एक फोन आता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि भाई आपके सामने आप ऐसा भी नहीं कर सकते और आप ऐसा भी नहीं कर सकते, आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप सिर्फ डीएसपी को कह देंगे या एसएचओ को कह देंगे आप जाएं स्थिति संभालें या ऊपर से मदद मांगे। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको ये करना है शुरुआत में कि आप तुरंत पुलिसिंग जो होती है उसके साथ कांटेक्ट करिए। आप बेहतर पुलिसिंग के ऊपर नजर दौड़ाइए। सबसे पहले आप अपने संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधिकारी के साथ संपर्क में आए। इसके बाद में जो अपने अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं उनके संपर्क में आए। फिर जो आपसे ऊपर जो आपके उच्चस्थ अधिकारी हैं उनको इस घटना से अवगत कराएं और अगर जरूरत पड़े तो और सुरक्षा बलों की जरूरत पड़े तो उनकी आप डिमांड कर सकते हैं। इसके बाद में आप पूर्ण जाब्ते से वहां पर पहुंचेंगे। सबसे पहले आप उस समस्या का कारण जानेंगे, इसके बाद में उसके जो निदान हो सकते हैं उन पर फोकस करेंगे और फिर वहां पर बेहतर तरीके से आप वो जो घटना घटी है उसका निराकरण करने से पूर्व अगर जरूरत पड़े तो सुरक्षा बलों को तैनात करेंगे। अगर समझाइश से काम चले तो आप समझाइश को अपनाएंगे। दूसरा, वो घटना क्यों घटी है उसके कारणों को जानेंगे और जो लोग उसमें दोषी पाए जाते हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए आगाह करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसलिए कहीं भी जब आपको जवाब देना हो, जो व्यवहारिक प्रश्न हैं उनमें आप मध्यम मार्ग का अनुसरण करें। नेक्स्ट है सही दिशा में रत अथवा लीन। जब आप जवाब देवें तो बिल्कुल सही सटीक दिशा में आपका जवाब होना चाहिए, उल जलूल बातें उसमें कतई नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आती है बात क्या ना करें, कि आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने हैं, इंटरव्यू में आपको क्या नहीं करना है। पहला तो है कि तथ्यों का गलत जवाब ना देवें। मैंने आपको अभी बताया है कि तथ्य आधारित यदि आपसे कोई सवाल किया जाता है तो आप उसका कतई गलत जवाब ना देवें। बनावटीपन ना करें। आप अपने आप को यह दिखाने का प्रयास ना करें कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं और कहीं भी आप गलत आंकड़े अथवा गलत सूचनाएं पेश ना करें या ऐसा पेश नहीं करें कि आपके पास वो सारी जानकारी है जो इंटरव्यू बोर्ड के पास है ही नहीं। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा सावधानी से कि जो इंटरव्यू बोर्ड आपके सामने बैठा है वो बहुत ही बुद्धिमान और चातुर्य कौशल वाला व्यक्तित्व उसमें शामिल होंगे। वो बहुत अच्छी तरह से आपको देखते ही जान जाएंगे कि आप वास्तव में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, यानी कि आप में वो प्रशासनिक क्षमताएं हैं अथवा नहीं। यह बात आपके चेहरे, आपकी आंखों से उनको झलक जाएगी। नेक्स्ट है विशाल जवाब व अधीरता। कभी भी आप अपना जवाब बड़ा बड़ा ना दें, बहुत बड़ा जवाब ना दें और जवाब देते समय आप अधीरता ना अपनाएं। जब आप जवाब देवें इंटरव्यू बोर्ड को तो आपके अंदर धैर्यशीलता होनी चाहिए। धैर्यशीलता कैसे? जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि अच्छा आपका नाम राम प्रसाद है, आप राम प्रसाद कहाँ से आते हैं? सर मैं चित्तौड़गढ़ जिले से हूं। अपने जिले के बारे में कुछ बताइए। तो जब आपसे यह सवाल किया गया उसके बाद में आप कम से कम 10 से 15 मिनट 15 सेकंड का पॉज लें, 10 से 15 सेकंड रुकें और इसके बाद में उनको जवाब देना शुरू करें। इससे क्या होगा, आपको जो जवाब देना है वो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा यह है कि आप में हड़बड़ाहट कतई नहीं होगी, हेजिटेशन संकोच नहीं होगा, आप नर्वस नहीं होंगे। ये इसका फायदा मिलता है। नेक्स्ट है निराशावादी। आप जब इंटरव्यू हॉल में प्रवेश करें तब से लेकर जब तक इंटरव्यू बोर्ड के सवालों का जवाब देवें तब तक बिल्कुल आप निराशा नहीं लेके आए, पैसिमिस्ट नहीं होना है। आपको बिल्कुल आशावादी रहना है हमेशा और ये सोचना है कि मेरा काम है सिर्फ कर्म करना, फल मेरे हाथ में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा था कि एक्शन इज दाई ड्यूटी, रिजल्ट इज नॉट दाई कंसर्न। कि कर्तव्य आप करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। कर्मण्य एव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। नेक्स्ट है गैर जरूरी तथ्य, आंकड़ों और विवरण का समावेशन अपने जवाब में कतई ना करें। जिन तथ्यों की जरूरत नहीं है आप उनको शामिल ना करें। बेवजह आप उत्तर को बढ़ाने की कोशिश ना करें, गलत आंकड़े पेश ना करें और बेवजह आप विवरणात्मक जवाब ना दें। तो ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू बोर्ड के सामने नहीं करनी है, इनका ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आता है कैसे और क्या तैयार करें, यानी कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपको क्या क्या चीजें उससे पूर्व तैयार कर लेनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपका इंटरव्यू शुरू होने वाला है, मान लीजिए परसों से। अब आप 10-15 दिन पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दें, 20 दिन पहले ही। हालांकि करंट अफेयर्स तो आपको चूंकि एक प्रशासनिक अधिकारी बनना ही है, अब नहीं तो आगे बनना है, निरंतर प्रयास करना है। करंट अफेयर्स से आप हमेशा अपडेटेड रहें।
देश दुनिया राज्य प्रांत में क्या घटनाएं घट रही हैं, उनका संबंध आपकी पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री से क्या है, को रिलेट करके इनको आप ध्यान से पढ़ते रहें और उनके संबंधित जो सूचनाएं हैं उनको जुटाते रहें। तो सबसे पहला तो आपको अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर लेनी है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड आपकी जाते ही पृष्ठभूमि जरूर पूछेगा। पहला सवाल ही यही होता है कि आप कहां से, कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए, या आपके अपने गांव के बारे में पूछ लेंगे या जिले के बारे में पूछ लेंगे। कमोबेश शुरुआत जो होती है वो जिले से तो होती ही है, इसलिए आप अपनी पृष्ठभूमि अवश्य रूप से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है अभिरुचि। दूसरा सवाल, इंटरव्यू बोर्ड के अंदर अक्सर कोई ना कोई महिला अधिकारी होती है, महिला साक्षात्कारकर्ता होती है, अक्सर ऐसा देखा गया है। और उनके सवालात जब आप इंटरव्यू बोर्ड में फेस करेंगे, ऐसा नहीं है कि महिला होगी तो ही पूछेगी, लेकिन मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि आपसे अमूमन दूसरे राउंड के अंदर ये सवाल पूछ ही लिया जाता है कि आपकी हॉबी क्या है। तो जिस हॉबी को आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने पेश करने वाले हैं वह लिखित रूप से तैयार की हुई नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, अचानक से मान लीजिए आपका इंटरव्यू कॉल हो गया और आपने हॉबी बनाना शुरू कर दी, तो आप कभी भी सक्षम नहीं होंगे, पकड़े जाएंगे, गिरफ्त में आ जाएंगे। इसलिए आपको वही हॉबी बतानी है इंटरव्यू बोर्ड को जो वास्तव में आपकी हॉबी है, अभिरुचि है। जैसे मेरी हॉबी है दौड़ लगाना। अब दौड़ लगाने को लेकर मैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने कहता हूं मेरी हॉबी है सर दौड़ लगाना, तो आपको बहुत सारी पूछेंगे वो बातें कि कितने प्रकार की दौड़ होती है, जैसे बाधा दौड़ होती है, फर्राटा दौड़ होती है, 100 मीटर की दौड़ होती है, 200 होती है, रिले दौड़ होती है, 100 गुना 4 जो होती है। इस तरीके से कई प्रकार के सवालात आपसे वो करेंगे। फिर वो पूछेंगे, ऐसे ऐतिहासिक आंकड़े पूछ सकते हैं कि अमेरिका का सबसे तेज धावक कौन था, असाफा पावल के बारे में आप क्या जानते हैं, हुसैन बोल्ट का क्या इतिहास है, भारत की किस महिला को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। मतलब जो आपकी हॉबी होगी उस पर इतने सवाल आएंगे जो आपके तैयार होने चाहिए पूर्व में जब आप साक्षात्कार देने जाएं। इसके साथ साथ आपका गृह जिला, आपके गृह जिले से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका आपको पता होना चाहिए। धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल क्या क्या है, वहां पर कृषि पशुपालन की क्या स्थिति है, वहां पर उद्योग धंधों की क्या स्थिति है, कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, रीति रिवाज क्या है, कौन से त्योहार और उत्सव खास हैं वहां के, ये सारी चीजें आपको जुटा लेनी है, ये सारी चीजें आपको तैयार कर लेनी है। इसके बाद में पद की जानकारी, क्योंकि मान लीजिए आप एक प्रशासनिक अधिकारी का इंटरव्यू देने जा ही रहे हैं, तो आपको विभिन्न जो पद होते हैं उन सेवाओं में उन पदों की कम से कम सतही रूप से जानकारी तो होनी ही चाहिए, कम से कम सतही रूप से। हालांकि मांग तो इंटरव्यू ये करता है कि आपको कुछ महत्वपूर्ण पदों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जैसे आरएस का पद, एसडीएम का जो पद होता है, एसडीओ का, इसके बाद तहसीलदार, एसीईएम और आरपीएस, ये कुछ ऐसे पद होते हैं जिनकी जानकारी आपको अवश्य रूप से होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे शासन और प्रशासन की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं जो कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं। डीएसपी जो होता है पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी होता है। इसी प्रकार से एसीएम होता है, मान लीजिए किसी उपखंड स्तर पर एसडीओ की पोस्ट पर एसडीओ काबिज नहीं है या वहां नहीं लगाया गया, तो एसीएम जो होता है वह एज एन एसडीएम काम करता है। इसी प्रकार से आरटीएस तहसीलदार होता है, वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है, रेवेन्यू का अधिकारी होता है, और साथ ही साथ वह आपदा में, विपत्ति काल में या कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं तो उस समय डीलिंग करने वाला अधिकारी तहसीलदार होता है। इसी प्रकार से एसडीएम होता है, वो तो अपने आप में सुपर पावर होती है तहसील स्तर पर, उपखंड स्तर पर। तो इन पदों की आप जानकारी अच्छे से तैयार करके ही इंटरव्यू बोर्ड के सामने पेश हों, यानी इंटरव्यू से पहले इन पदों के बारे में समस्त जानकारी आप जुटा लें। इसके बाद में आती है आपके प्रदेश की मूल समस्याएं, कि आपके प्रदेश की क्या क्या समस्याएं हैं, मूल समस्याएं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई समस्या है, क्षेत्र विशेष के अंदर कोई वर्ग अथवा समुदाय से संबंधित कोई समस्या है, कहीं पे पानी की समस्या है, कहीं पे सूखे की समस्या है, कहीं पे बंजर भूमि की समस्या है, कहीं पे दलदली भूमि की समस्या है, कहीं डांग क्षेत्र की क्या समस्या है, या राठ क्षेत्र की क्या समस्या है, या मारवाड़ क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं। ये चीजें मूल रूप से जो राजस्थान वासी है आरपीएससी के सामने जब पेश हो तो इन सारी समस्याओं को अच्छे से नोट कर ले और तैयार कर ले और दिमाग में बिठा ले कि कहीं भी अगर प्रदेश की समस्याएं पूछी जाएंगी तो मुझे इस तरीके से जवाब देना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजस्थान राज्य से बाहर के होते हैं, जब वे इंटरव्यू बोर्ड के सामने पेश हों और उनसे प्रदेश की समस्याएं पूछी जा सकती हैं तो उनको अपने राज्य से संबंधित जो
आम जनजीवन की जो समस्याएं हैं वो तैयार कर लेनी चाहिए। और उसके बाद में आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, समसामयिक मुद्दे, करंट अफेयर्स। पिछले कम से कम 2 महीने का करंट अफेयर्स तो आपको ऐसा रखना है बिल्कुल अपडेटेड। वैसे तो 6 महीने का ऐसा करंट अफेयर्स हो जिसको आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो स्टैटिक सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ जोड़ करके तैयार कर लेना है। जैसे हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रोन हमला हुआ है, यह हमारी भौगोलिक स्थिति को लेकर भी हमला है, यह हमारी राजनीतिक स्थिति को लेकर भी हमला है। तो इन दोनों पर्सपेक्टिव में इस हमले की जो क्या प्रासंगिकता है उसको जांच लेना है। इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स तैयार करने हैं जिसमें आपकी प्रशासनिक अप्रोच होनी चाहिए। और जब भी आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने इंटरव्यू देने जाएं तो जवाब जब दें तो आपके उत्तर के अंदर प्रशासनिक अप्रोच झलकनी चाहिए कि आप वास्तव में एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको इंटरव्यू बोर्ड में इन सब बातों का ख्याल रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, साक्षात्कार बोर्ड के सामने आपको कैसे पेश होना है, और मूल विशेषताएं जो होती हैं एक साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति की वो क्या क्या होती हैं। इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर लेनी है। इसके बाद में हम आपको बताना चाहेंगे कि भाई आप आरएस क्यों बनना चाहते हैं। इंटरव्यू बोर्ड में आपसे ये सवाल पूछा जाता है, भाई आरएस, आप आरएस ही क्यों बनना चाहते हैं। या जैसे मान लीजिए कोई आदमी पहले से कोई नर्स है या कोई डॉक्टर है, उससे पूछ लेंगे डॉक्टर तो बहुत अच्छी सेवा है, आप आरएस ही क्यों बनना चाहते हो। ठीक है ना। तो जब ऐसा सवाल आपसे किया जाए तो आप उसका जवाब कैसे देंगे, या मूल रूप से यह सवाल आमतौर पर 70% इंटरव्यू में प्रविष्ट होने वाले अभ्यर्थियों से पूछ ही लिया जाता है कि आप प्रशासनिक अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं। इसके लिए कुछ अभिप्रेरक तत्व जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उनको आप जरूर अच्छे से तैयार कर लें और उनके माध्यम से आप उनके सामने इस प्रकार से पेश हों, जवाब देवें जिससे उनको लगे कि वास्तव में इसका संबंध समाज की समस्याओं से, राज्य अथवा केंद्र सरकार की फ्लैगशिप अथवा कल्याणकारी योजनाओं से है। यह उनको अच्छे से वास्तव में सीखना, समझना, हटाना, लगाना जानता है या चाहता है या चाहती है। ये चीज आप अपने अंदर विकसित कर लें। सबसे पहली बात है, आपके जवाब में यह बात होनी चाहिए कि सर ये जनसेवा का एक बहुत बड़ा दायरा है। जैसे आपसे पूछ लिया आप एसडीएम बन के क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर मैं एसडीएम बनकर जनता की सेवा कर सकता हूं। तो वो कहेंगे कि आप डॉक्टर हैं तो आप पहले भी खूब सेवा ही कर रहे हैं, इतने मरीजों की जान बचा रहे हो। तो आप ये कहेंगे कि सर डॉक्टर में मैं केवल एक क्षेत्र में कार्य कर सकता हूं, लेकिन एक एसडीएम होने के साथ मैं बहुत बड़े पैमाने पर सभी विभागों के अंदर अपनी सेवा देने का मुझे अवसर मिलेगा। ये आपका जवाब होना चाहिए। नंबर दूसरा, प्रशासनिक तंत्र की कुशलता से भ्रष्टाचार पर मैं अधिकतम अंकुश लगा सकता हूं या लगा सकती हूं, आप ये भी कहेंगे। फिर वो आपसे इसमें से एक सवाल पूछेंगे कि आप भ्रष्टाचार मिटा देंगे। भ्रष्टाचार तो अब तक नहीं मिटा, अन्ना हजारे से नहीं मिटा, अरविंद केजरीवाल से नहीं मिटा, बड़े बड़े लोगों से नहीं मिटा, अशोक खेमका से नहीं मिटा, पंकज चौधरी से नहीं मिटा, आप कैसे मिटा देंगे। तो आपका जवाब यह होना चाहिए कि सर मैं जिस पद पर, जो पद मुझे दायित्व के रूप में मिलेगा या जिस पद की मुझे प्राप्ति होती है अंतिम परिणाम के साथ, उस पद पर मैं अपने विभाग में अपने मातहत और अपने उच्चस्थ अधिकारियों के साथ और कर्मचारियों, सेवी वर्ग में निष्ठापूर्ण और सत्य निष्ठा की भावना का विकास करूंगा। उन लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए आम जन की जो समस्याएं होंगी उनको सही समय पर एक सीमित दायरे के साथ निपटाने का भरसक प्रयास करूंगा, एक निश्चित लक्ष्य के साथ उन्हें निपटाने का प्रयास करूंगा। इससे हमारे प्रशासनिक तंत्र के अंदर ना तो कहीं पर कोई निरंकुशता निपजेगी, और निरंकुशता नहीं निपजेगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये आपका जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट है जन जागरूकता व नागरिक अधिकारों का प्रचार प्रसार और शिक्षा संस्कारों की प्रेरणा। आप ये कहेंगे कि मैं जनता के अंदर जागरूकता का प्रसार करूंगा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको मैं अपने कार्यालय या अपने विभाग के माध्यम से सूचित करूंगा, लोगों में अवेयरनेस लेके आऊंगा। विभिन्न जो समाज के अंदर कुरीतियां फैली हुई हैं, जो समाज की समस्याएं हैं, उनके प्रति लोगों को सावधान करूंगा। या कोई महामारी है, कोई आपदा है, कोई संकट है, उस समय मैं उन लोगों के अंदर प्रेरणा का संचार करने का प्रयास करूंगा। लोगों को उनके जो सिविल राइट्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगा कि भाई आपके ये अधिकार हैं, आप शासन प्रशासन के अंदर ये सूचना मांग सकते हैं, सिटीजन चार्टर है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। इनकी जानकारी से मैं उनको रूबरू करवाऊंगा, जैसे आम जनता के अंदर चेतना का संचार होगा और वे लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और
जो प्रशासन और आम जनता के बीच में जो गैप होता है वो मिटेगा। शिक्षा संस्कारों की प्रेरणा, मैं आम जनता में शिक्षा संस्कारों की प्रेरणा देने का प्रयास करूंगा। जहां भी मैं कार्यरत रहूंगा या आम जनता के बीच जाऊंगा या किसी ऐसे सामूहिक आयोजन में जाऊंगा तो मैं वहां पे सबसे पहले शिक्षा का प्रचार प्रसार करूंगा, क्योंकि शिक्षा जो होती है वह हमारे समाज की एक वो सबसे बड़ा हथियार होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति बहुत कुछ पाने में और आत्म स्वाभिमान और स्वावलंबन के साथ जीने की प्रेरणा प्राप्त करता है। शिक्षा से ही व्यक्ति जीवन में सब कुछ पा सकता है। जहां शिक्षा है वहां पर अंधकार मिट जाता है। इसके बाद में संघ और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं के अधिकतम प्रतिफलन के लिए अगला जवाब आपका होगा कि मैं इसलिए प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार की जितनी फ्लैगशिप योजनाएं होती हैं, कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, मैं उनको धरातल पर लागू करने का प्रयास करूंगा। मैं उनका त्वरित गति से अमल में लाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आम जनता की अधिकतम भलाई हो सके, अधिकतम सुख, अधिकतम उपयोगितावाद का सिद्धांत अपनाऊंगा कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका अधिक से अधिक यूटिलाइजेशन हो और आम जनता की भलाई हो सके, और सरकार के लिए वह फीडबैक देने का भी काम करूंगा। तो ये सारी चीजें आपके द्वारा अपने जवाब में, जब आपसे पूछा जाए कि आप आरएस क्यों बनना चाहते हैं, तो इन तत्वों को आप जरूर अपने जवाब में शामिल कर लें। धन्यवाद। उम्मीद है आप जरूर इस वाले व्याख्यान के माध्यम से समझ पाए होंगे कि एक आरएस अधिकारी बनने के लिए कौन से प्रासंगिक तत्वों की जरूरत होती है, कि आखिरकार कौन से तत्व आप में होने चाहिए जो आपको एक अधिकारी बनाने के लिए प्रशस्त करेंगे, आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे।